कि आप कितने परसेंट तक ब्लाइंड हैं और कितना आप मतलब नहीं देख सकते हैं? मतलब वैसे डिसेबिलिटी मेरी 100% है। आपको आरबीआई में नौकरी मिलना लाइक ये कैसे हुआ और क्या कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत इसमें जद्दोजहद होगी आपकी। ना 2020 में मेरी जॉब लगी थी, पर वहाँ भी एक ट्विस्ट है कि बैंक ने मुझे रिक्रूट करने से मना कर दिया कि ड्यू टू डिसेबिलिटी प्रॉब्लम, की डिसेबिलिटी ग्राउंड पर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप मतलब काम जॉब कैसे लग गई करेंगे। लेकिन बैंक ने नहीं लिया आपको। नहीं लिया, बैंक ने मना कर दिया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड है, काम कैसे करेंगे। आप ये तो नहीं बता सकते कि आरबीआई में को कितनी सैलरी मिलती, क्या उस बैंक में कितनी पहली आपकी सैलरी थी? फर्स्ट सैलरी मेरी 23,000 रुपये थी। कितनी? 23,000 रुपये। 23,000 रुपए फर्स्ट सैलरी। और ऐसे बंदे को जिन्हें ठीक जो नहीं देख सकते, तो कितना बड़ा मोटिवेशन है ये कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उम्र भी एक नंबर है, और जो हम कहते हैं हमारे हाथ पांव सलामत नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो बहानाबाजी करते हैं वो भी सिर्फ बहाना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आरबीआई तक कैसे पहुंचे आप? दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर आए हैं कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करने जा रहा हूं जो खुद दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, और इसके बावजूद वो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में मैनेजर हैं। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं रही है। हम जिंदगी में अक्सर हार मान जाते हैं, सोचते हैं यार हमसे ना होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, एक दिव्यांग होने के बावजूद आरबीआई में नौकरी हासिल करना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर आप जिंदगी में हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो यह वीडियो बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि हमारे सारे अंग सुरक्षित होने के बावजूद भी हम जिंदगी से मायूस होकर उससे हार जाते हैं, जो कि बहुत बुरा है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए और इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए, क्योंकि इसमें जो है ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलकर रख सकता है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष कुमार अग्रवाल जी, जो कि मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कलकत्ता में। आशीष जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस महामंच में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आशीष जी, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप कितने परसेंट तक ब्लाइंड हैं और कितना आप मतलब नहीं देख सकते हैं? मतलब वैसे डिसेबिलिटी मेरी 100% है, पर लाइट परसेप्शन है, विजन की आप समझ सकते हैं। लाइट परसेप्शन वो क्या होता है लाइट परसेप्शन? कि डार्क लाइट, अंधेरा या उजाला, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, तो अंधेरा या उजाला आपको समझ में आता है, लेकिन आपको कुछ और व्यक्ति नहीं दिखता है सामने से? ब्लर, विजन ब्लर रहता है, ओके। धुंधला रहता है। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी जो बीमारी है, ये जो आंखों का इश्यू है, क्या ये बाय बर्थ बचपन से ही आपको या जन्म से ही ऐसा था? हाँ सर, ये हमें डिजीज जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, ये बाय बर्थ ही था। तो जब आप पैदा हुए और जब आपके माता पिता ने देखा कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपको बड़े होकर उन्होंने बताया होगा, तो आपका उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो ये एक उम्मीद थी, होप था कि जब भी डॉक्टर्स के पास विजिट करते थे, डॉक्टर बोलते हाँ इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, या जब बड़ा होगा 18-20 साल का होगा तब ऑपरेशन होगा तो इसका ठीक हो जाएगा। रिसर्च उस समय भी चल रही थी, आज भी चल रही थी, तो उस समय से ही घर वाले एक होप में थे कि हाँ आगे चल के डिजीज ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, झेलने की शक्ति आ गई। फर्क कुछ नहीं पड़ा? नहीं। तो आप देखिए, एक जो आंखें हैं वो भगवान की एक नियामत है, बहुत बड़ी देन है, क्योंकि इससे हम दुनिया देख सकते हैं। लेकिन जब आप बचपन में जब आप इस चीज से गुजर रहे थे, तो आपको कितनी समस्या हुई? क्या स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में समस्या हुई इसमें? हाँ, समस्या तो सर थोड़ी होती थी, कि जो एक फुल्ली विजुअली साइटेड पर्सन है, वो जो चीज़ 5 मिनट में कर लेता था, वही चीज़ मुझे करने में 1 घंटा लगता था, बल्कि उससे ज़्यादा समय लगता था। बहुत सी चीज़ें होती थी जो मैं नहीं कर पाता था, तो वो सब में समस्याएं आती थी उस समय। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, उस समय आज के दिन बहुत सी टेक्नोलॉजी जो सब अवेलेबल है, उस समय मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी, मेरे साथ हो क्या रहा है मैं वही नहीं जानता था, तो समस्याएं आती थी। कितना कठिन हुआ आपके लिए पढ़ाई लिखाई करना? कितना कठिन हुआ आपको स्कूल में जाना, पढ़ाई लिखाई करना? ये कितना कठिन हुआ, क्योंकि कैसे दौर में जब आपको दिख नहीं रहा है, तो कितना कठिन था? कठिन बहुत था, पर ये उसके साथ एक ये सपोर्ट था कि
मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे और जो स्कूल में टीचर्स हुआ करते थे, घर में जो टीचर्स आते थे पढ़ाने, जो ट्यूशन टीचर्स थे, उनका सपोर्ट बहुत था। तो उस सपोर्ट के नीचे बाकी चीज़ें दब जाती थी। तो जहाँ मुझे डिमोटिवेशन आता था, तो मुझे मेरे साथ के लोग मोटिवेट भी कर देते थे। तो उसका फ़र्क उतना पड़ा नहीं, क्योंकि मैं अगर हैम्पर होता तो मैं वहीं रुक जाता। तो मैंने खुद को रोका नहीं और मैंने हमेशा खुद को आगे बढ़ाया। अब आप बताइए कि लेकिन ऐसा कभी हुआ होगा कि भाई आपको रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, बचपन में बहुत परेशानी आती होगी क्योंकि चूंकि आपको आंखें नहीं दिख रही, स्कूल जाना आना ये सब में, क्योंकि हमेशा कोई आपके साथ नहीं जा सकता है, परिवार का आदमी हर जगह। हाँ, एग्जैक्टली आपकी बात सही है, पर क्या है कि मेरी डिजीज जो थी प्रोग्रेसिव थी। जब मैं छोटा था उस समय मेरा विजन बहुत बेटर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उस समय मैं टू व्हीलर ये सब ड्राइव करना, साइकिल चलाना, ये सब मैं कर लिया करता था। वॉक करना, काफ़ी हद तक चीज़ें मैं अच्छे से ऑपरेट करता था। लोगों को देख के समझ नहीं आता कि मेरे को आंखों में इतनी सीवियर प्रॉब्लम है। बस पावर था, हाई पावर का चश्मा मैं पहना करता था, तो वो था। पर मेरे साथ क्या चीज़ है मुझे ही नहीं पता था, तो मैं दूसरों को क्या बताता। और उस समय समझने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि इतनी समस्या नहीं थी, तो उतना ज़्यादा कुछ सोचते भी नहीं थे। चल रहा है, लेट्स गो विद द फ्लो था, तो वही चल रहा था, वही चलने दिया हमने उस और समय। पूरी तरीके से आपकी आंखें जो ये गई हैं, ये कब गई हैं? ये धीरे धीरे विजय का कुछ बता नहीं सब पाएंगे सर, क्योंकि ये तो डिजीज प्रोग्रेसिव है। थोड़े थोड़े समय पर रेटिना के कुछ कुछ सेल्स हैं वो डाई ऑफ हो जाते हैं, तो विजन कम हो जाता है। फिर कुछ सेल्स डाई ऑफ हो जाएंगे तो वो कम हो जाएगा। इतना ही इसके बारे में बता पाएंगे, ज़्यादा नहीं बता और इस पाएंगे। डिजीज को क्या कहते हैं? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी कहते हैं इसे। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बता देगा, आरपी आई डिजीज। तो आपके परिवार ने आपके डॉक्टरों को दिखाया होगा, कई डॉक्टर, क्या उन्होंने क्या मतलब यही बोला कि ठीक हो जाएंगे आप? डॉक्टर्स यही कहते थे, एक वो कह के निराश नहीं करना चाहते थे कि इन्हें अभी कह देंगे कि ये ठीक नहीं होगी डिजीज, या फिर कोई इलाज फिलहाल नहीं है, तो ये सोचते कि फैमिली डिमोटिवेट हो जाएगी तो बच्चे का करियर खराब। है डॉक्टर पॉजिटिव थे अपने एंड से, तो उन्होंने ये चीज़ रखा, तो आज मैं इस जगह हूँ। शायद हो सकता है फैमिली अगर उस समय ये सुन लेती, तो फैमिली का क्या अप्रोच होता है, फिर फैमिली भी काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती, सपोर्ट नहीं कर पाती। क्योंकि उनके सपोर्ट सिस्टम के वजह से ही तो मैं उनको कॉन्फिडेंस था, तो ही तो वो खड़े थे तो मैं खड़ा हो पाया। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ तक हुई है? पढ़ाई लिखाई मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीए में इंग्लिश में बीए किया है। अब लेकिन आरबीआई में जॉब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर कोशिश कर लेते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिलती है। लेकिन आपको बता दूं कि आशीष जी ने शायद मुझे ये डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है, आरबीआई में ना केवल वो मैनेजर हैं बल्कि उनकी सैलरी भी बहुत हैंडसम है। कितनी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मना किया गया है, स्ट्रिक्टली मुझे मना किया गया है कि मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि अच्छा पैकेज है इनका। सर आरबीआई में नौकरी आपको मिलना ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में वेल सेटल्ड हो जाऊं और मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और उसके बाद अच्छी खासी बीवी भी मिल जाए। खैर वो तो अलग बात है, आपकी शादी हुई कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी मैं बैचलर हूँ। ओके, करेंगे आप? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, तो आपको आरबीआई में नौकरी मिलना लाइक ये कैसे हुआ और कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत इसमें जद्दोजहद होगी आपकी। हाँ, पहले मैंने ग्रेजुएशन थोड़ा लेट किया अपना, क्योंकि मैं जिस तरीके की मैं तैयारी करके जाता था उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर नहीं आते थे। मैं थोड़ा सा मतलब हताश हो जाता था, तो मैंने ग्रेजुएशन एक बार अपना बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन थोड़ा लेट से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं 10+2 के लेवल वाले ही एग्जाम्स दिया करता था। उसमें मेरे काफ़ी आगे के लेवल्स क्लियर हो जाते थे, पर मेरी मेरिट लिस्ट नहीं बनती थी। फिर मैंने 2018 से अपना ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो एग्ज़ाम्स आते हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो सारे में अपेयर करना शुरू किया। तो 19 में मैंने एक आरआरबी होता है, रीजनल रूरल बैंक के क्लर्क के लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर किया। 2020 में मेरी जॉब लगी थी, पर वहाँ भी एक ट्विस्ट है कि बैंक ने मुझे रिक्रूट करने से मना कर दिया कि ड्यू टू डिसेबिलिटी प्रॉब्लम, की डिसेबिलिटी ग्राउंड पर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मतलब जॉब लग गई लेकिन बैंक ने नहीं लिया आपको? नहीं लिया। बैंक ने मना कर दिया कि आप विजुअल इम्पेयर्ड है, काम कैसे करेंगे। तो ये तो बड़ी हताशा हुई होगी कि आपने इतनी मेहनत करके जॉब हासिल की और वहां से आपको ये कर दिया गया। तो नहीं सर, मैं हताश नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार झटका लगा, पर मैं सोचा कि नहीं, यह हार तो नहीं मानूंगा मैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया था ना, तो इस वजह से चीज़ें मुझे पता थी कि देना तो इनको पड़ेगा किसी भी हाल में। तो मैंने कोर्ट में केसेस फाइल किया। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में होती है चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो वहाँ मैंने केस किया दिल्ली में, और कोलकाता में भी इसका स्टेट लेवल पर भी ऑफिस होते हैं। स्टेट
कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहाँ दोनों जगह मैंने केस किया। तो फिर कोविड 2020 में कोविड चल रहा था, कोविड के बाद ये 4-5 महीने के लिए थोड़ा स्लो डाउन हो गया था प्रोसेस, पर कोविड के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई और 21 में केस की हियरिंग हुई चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में। तो केस को मैंने प्रेजेंट किया था उनके सामने, कमिश्नर मैडम के सामने, और मैं जीत गया था। फिर उसके बाद मुझे 1 मार्च को पोस्टिंग मिल गई थी, ज्वाइनिंग दे दी थी रीजनल रूरल बैंक में 2021। आप ये तो नहीं बता सकते कि आरबीआई में वो कितनी सैलरी मिलती, क्या उस बैंक में कितनी पहली आपकी सैलरी थी? फर्स्ट सैलरी मेरी 23,000 रुपये थी। कितनी? 23,000 रुपये। 23,000 रुपए फर्स्ट सैलरी। और ऐसे बंदे को जिन्हें ठीक जो नहीं देख सकते, तो कितना बड़ा मोटिवेशन है ये कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उम्र भी एक नंबर है, और जो हम कहते हैं हमारे हाथ पांव सलामत नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो बहानाबाजी करते हैं वो भी सिर्फ बहाना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आरबीआई तक कैसे पहुंचे आप? यहाँ ग्रामीण बैंक में मेरी ज्वाइनिंग रुक गई थी, तो इस बीच मैंने और भी एग्जाम्स देना कंटिन्यू रखा। तो ग्रामीण बैंक में ज्वाइनिंग करने के एक दिन पहले ही मैंने एक आईबीपीएस बॉडी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आईबीपीएस का क्लर्क का एग्ज़ाम था जो नेशनलाइज्ड बैंक के लिए एग्ज़ाम लेती है। तो उसमें मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, मैं पीएनबी के लिए सेलेक्ट हो गया था, और 6 महीने के बाद मैंने ग्रामीण बैंक छोड़ के पीएनबी ज्वाइन कर लिया था। पीएनबी ने पंजाब नेशनल बैंक? यस, पंजाब नेशनल बैंक एज ए मैंने क्लरिकल ज्वाइन किया। ओके। फिर पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन करके जर्नी चल रही थी, और उसी दौरान मैं और भी हायर लेवल्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहा था। और 2017-18 से ही मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करता था। जब जॉब का मेरे अंदर मेंटेलिटी आई कि जॉब करना है, तो मैंने बोला कि जब करना ही है तो बड़ा करना है, तो छोटा तो नहीं करेंगे। एक बार मेरे के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था, मैंने उससे रिजल्ट निकलने में कॉल किया कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे कि तुम्हारा वजन कम नहीं है, तुम्हारी फिजिक भी अच्छी खासी है, तो छोटे चेयर पे तुम बैठोगे तो चेयर की भी इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि हाथी के लिए हाथी जैसी चेयर होनी चाहिए। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने बोला कि अब तो आईएएस ही बनूंगा। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो आईएएस के लिए होता है, तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए मैंने अपीयर किया, वो चल रहा था, उसके साथ में इधर बैंकिंग हो गई, फिर भी प्रिपरेशन चल रही थी। फिर उसके साथ में बैंक के ही और भी कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते थे, तो वो करते करते इधर आरबीआई का मैंने पहले एग्ज़ाम 2021 में दिया था। तो उसका इस एग्ज़ाम के लिए 3 फेज़ होते हैं एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू का होता है। तो मेरा फेज़ 1 क्लियर नहीं हुआ 21 में, फिर 22 में दिया तो फेज़ 2 क्लियर नहीं हुआ, और 23 को ही मैंने सोचा था कि अब ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारना है, अब एक ही बार होगा, और वो होगा वो एकदम अपना जीवन का आखिरी प्रहार होगा ये। तो मैंने अप्लाई साल में जितने एग्ज़ाम थे सबके लिए किया था, पर मैंने अपीयर सिर्फ आरबीआई के लिए ही किया। और जैसे कि प्रीलिम्स मेरा हो गया था, मेंस हो गया था क्लियर, फिर इंटरव्यू की बारी आई। तो इंटरव्यू के दौरान लोग जैसे मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, और जो इंटरव्यू दे के आ चुके हैं कैंडिडेट्स, उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मतलब कि नहीं, मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं पहला इंटरव्यू के बोर्ड में ही दूंगा, और मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मैं अपना इंटरव्यू मेरा है, मैं सबसे अलग हूँ, तो मेरा इंटरव्यू भी अलग होगा, कि लोग बाकी सब एक कैटेगरी में हैं, मैं अलग कैटेगरी से हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी से हूँ, तो मेरा अलग होगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो इंटरव्यू में दिया, उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद थी भी और नहीं भी, 100% श्योर नहीं बोल सकते कि अटेम्प्ट देने के बाद एक बार ये लगता रहे ये भी और बोल सकते थे, ये सवाल का जवाब ऐसे कर सकते थे, इस सवाल का जवाब ये हो सकता था। बाद में कॉन्ट्राडिक्शंस माइंड में होने लगते, पर जब जिस चेयर में बैठ के सामने पैनल बैठा हो और उस समय आप सवाल जवाब कर रहे, तो वो थोड़ा सा सिचुएशन टफ हो जाती है। तो मेरे से उस समय जो बन पाया, मुझे लगा मैंने बेस्ट दिया था, अच्छा रहा। फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट दिसंबर 2023 में आया, और वो पल मतलब मैं कह नहीं सकता कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला, मैं बैंक से शाम को आया ही था, तो मैं उस दरअसल मूवी देख रहा था उस दिन, घर में आकर के बैठ के गुड न्यूज़ मूवी देख रहा था मैं। आपके पास गुड न्यूज़ आई गई? तो मैं गुड न्यूज़ मूवी देख रहा था, और देखते कि मेरी आंख लग गई, फ़ोन में ही देख रहा था, और मेरे फ्रेंड का कॉल आया, और मैंने कहा साहब कैसे हो? तो
पर आप मूवी देख लेते हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है आपको बहुत ज्यादा? नहीं, मूवी देख नहीं लेते हैं, मूवी सुनते हैं, उसका भी प्रोसेस है बहुत सारा कि अच्छा। जैसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देखते हैं, हाँ। तो मूवीज होती है, तो उसमें आपका ऑप्शन होता है ऑडियो सबटाइटल्स के अंदर जाकर के ऑप्शन होता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन का। अच्छा। तो आप जैसे सीन डायलॉग्स के साथ में सीन देख रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वैसे ही सबटाइटल्स भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन करते हैं, तो उसका आपको सुनाई देता है वो वो, बोलते हैं हाँ। कि अब इस सीन में ऐसा हुआ, अब उस सीन में वैसा हुआ, तो वो बताते हैं। तो फिर फाइनली आपके दोस्त ने फोन किया और उसने गुड न्यूज ब्रेक की कि आपको जॉब मिल गई है। Yes, वेरी वो नाइस। बताया। बिल्कुल सर। अब ये बताइए कि जैसे रोजमर्रा के काम करते हुए और आपको कभी कमी नहीं महसूस होती कि आपके पास आंखें नहीं, अगर आंखें होती तो आप इस काम को और बेटर तरीके से कर लेते? नहीं, नहीं दिखने की वजह से मुझे अफसोस नहीं होता कभी भी, क्योंकि काम तो नहीं रुक रहा ना, बस करने का तरीका में जो एक जिसे जो फुली साइटेड पर्सन है वो जो काम कर रहा है, एक ही काम अगर हम दोनों को करना है तो बस हम दोनों का काम करने का तरीका अलग है, मैं कर सब लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मेरा काम रुकता है। अब ये बताइए कि जो लोग आपको देख रहे हैं, खैर मैं आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने मना किया है, तो स्ट्रिक्टली मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत बहुत अच्छा पैकेज है जो मल्टीनेशनल्स में लोगों को मिलता है, वो है। आप समझदार को इशारा ही काफी है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग हताश निराश हो जाते हैं जिंदगी से, बहुत लोग हैं जिनके सब अंग भगवान ने सलामत दिए हैं, उनके बाद उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई लाइफ में डिमोटिवेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है कि किसी को देखकर जब मोटिवेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर मोटिवेशन जैसे किसी मोटिवेटर का वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का, तो उससे मोटिवेशन आता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, टेम्पररी होता है वो मोटिवेशन, बाद में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो किसी इंसिडेंट या किसी इवेंट से हमें डिमोटिवेशन भी आता है, वो फीलिंग है, नेचुरल है, आ रही है, आने दीजिए, लेकिन आने से रखिए मत, जैसे आ रही है वैसे जाएगी भी, वो जाने दीजिए। अपना मोटिवेशन खुद बिल्डअप करिए, अपने रोल मॉडल आप खुद बनिए, और तो कोई इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि कोई इतना हिम्मत किसी में नहीं होती कि आपको कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट कर दे। मेरा मोटिवेटर भी मैं खुद हूँ, डिमोटिवेटर भी मैं खुद ही हूँ, मुझे दूसरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि आपको कभी, एक आखिरी सवाल, कि कभी किसी ने कहा हो तुम क्या काम करोगे, भाई दिखाई तो देता नहीं है, तुम क्या काम करोगे, और ये बात आपको लग गई हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मुझे हंसी आती है। पर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, हुआ है। हाँ। तो मेरा यही कहता हूँ, दृष्टि नहीं है, दृष्टिकोण है। सही बात है। बहुत देखिए कितना आशीष जी ने बताया कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जिनके हाथ पांव सलामत है, जो ऊपर वाले ने दिया है, तो फिर तो आपके पास सब कुछ है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगा कि आप आए और आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। ओके, विश करता हूं कि आपकी जर्नी और ऊपर हो और आप आगे जाएं और आरबीआई से भी और नए नए मकाम हासिल करें। ठीक है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है ना? बिल्कुल। और फिर वो बात हो जाती है ना कि आसमान में भी सुराग हो सकता है यारो, एक पत्थर सो तबीयत से उछालो, है ना? पत्थर को तबीयत से उछालिए तो आसमान में भी सुराग हो जाता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बिना 1 रुपए का बिजनेस करना चाहते हैं, पर वो आज अचानक मायूस हो जाते हैं जिंदगी में कि यार हमसे नहीं होगा। देखिए, सब कुछ होगा और आप ही से होगा। ये देखिए, सामने बैठे हैं, इन्होंने कर दिखाया है। तो जब आपके पास सब कुछ है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आप बिजनेस करें, हमारे साथ करिए, हमारे साथ कनेक्ट होइए। जो हम सिस्टम लेकर आते हैं बिना 1 रुपए का बिजनेस करना, वो भी करिए, और हम ऐसे शख्स को मोटिवेशन आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप मोटिवेट हो पाएं, आप जिंदगी में कुछ कर पाएं, कुछ बड़ा सोच पाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बीच में जो जिंदगी में डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए। फिर कहूंगा वीडियो शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के हैंडल्स भी चल रहे हैं, प्लीज उनको हमें फॉलो करिए। हम ऐसे वीडियोस भी लाते हैं, बिजनेस के वीडियोस भी लाते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका भी। मैं आपको धन्यवाद बोल के धन्य बोल गया, तो मैंने सही कहा कि आपका धन्य हो कि आपने इतना कुछ हासिल किया। ठीक है ना? वो भी उनकी उम्र सिर्फ 34 है, और इस 34 साल में इतना कुछ हासिल करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आशीष जी। उम्र का सर कुछ लेना देना हाँ, नहीं है। उम्र मैंने वही कहा, एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, जब जो चीज मिल जाए वही सही समय है। वही सही समय। बहुत सही आशीष जी, मिलते हैं ऐसे ही और एक और वीडियो में। दीजिए इजाजत। थैंक यू।